हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसकी 1B एक्सरसाइज करेंगे। तो और इसमें सभी जितने क्वेश्चंस हैं इसमें उनके सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है। देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरा कभी कभार दिन लग जाता है उसको अपलोड करने में, एडिट करने में, और इसमें व्यूज़ नहीं आते हैं बिकॉज़ इस जो नगीन प्रकाशन है वो बहुत कम स्कूल्स में फॉलो होती है। तो आपने एक काम करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है, और इस वीडियो में जब 1000 व्यूज़ आ जाएंगे तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ उससे पहले मैं नहीं बना पाऊंगा। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का मतलब क्या है। पहली बात तो उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या खुद से डिवाइड होती हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे। हाँ, खुद के टेबल में आ जाएंगे, अलग बात है। अब जैसे मैं कहूँ कि 4, तो 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में आता है। इसी तरह से 6 अभाज्य नहीं है, ये 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 8 की, 9 की, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याएं समझ गए आप। अच्छा, अब इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमें इन नंबर्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है 96। तो देखो कैसे करते हैं। ये लिया 96 और अभाज्य संख्याओं से भाग दिया, तो किससे भाग चला जाता है? तो 2 से आराम से ही भाग जा सकता है। ठीक है, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 दूने 4, 2 चौको 8, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से देंगे 2 छके 12, फिर 2 से देंगे 2 तियाँ 6, और फिर 3 से देंगे 3 एकम 3। तो क्या हो गया ये हो गया 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 है 5 बार और 3 एक बार ही है, तो ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और ये पूरा आपको परफॉर्म करना है इस तरह से। आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया या आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है तो आप पूरा ये करेंगे और फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 84, तो वही करेंगे। 84 ये लिया। 84 में सबसे पहले 2 से भाग चला जाता है, ये हो गया। फिर 2 से चला जाता है इसमें 21। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 3 7 21, और अब 7 से जाएगा 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा ओके गुड। तो ये हो जाएगा, देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 कितनी बार है? वो एक ही बार है, और 7 कितनी बार है? वो भी एक ही बार है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा बगल में लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, इस तरह से ये भी चल जाएगा। ओके, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट 150। तो 150 को हमें पहले तो ब्रेक करना है। 2 से भाग देंगे, चला जाता है 75, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाता है 25, फिर 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1। तो ये 2 एक बार ही है, 3 भी एक बार है, 5 2 बार है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। समझ आ गया आपको? तो ये अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं अब फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 240 सॉरी। तो 240 को पहले तो हम इस तरह से करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और फिर वहाँ पे लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये ठीक है, 120 बार जाता है ये। फिर 2 से दिया, ये 60 बार, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। 3 5 15, और 5 एकम 5, तो 2 कितनी बार आया टोटल? 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात आ गया 4। 3 कितनी बार है? एक ही बार है, तो केवल 3 आएगा, और 5 भी एक बार है तो केवल 5 आएगा।
पांचवा पार्ट है 3072, ठीक है। तो 3072 को ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर 2 से जाएगा 192, फिर 2 से जाएगा 96, फिर 2 से जाएगा तो 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और अब 3 से जाएगा 1। ये आ गया है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 एक बार आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 10 गुणा 3। ओके, समझ गए। और अब फाइनली हमारे पास है 6th पार्ट, तो उसके लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं। और ये है 324। अब 324 जो है इसको ब्रेक करते हैं इस तरह से। पहले तो ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 4 बार है। और ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दिखाइए कि ये जो संख्याएं हैं, यानी एक ये है और एक ये है, ये भाज्य संख्याएं हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। यानी इन संख्याओं में भाग चला जाता है, हमें ये बताना है। तो देखो, सबसे पहली संख्या हमारे पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें भाग चला जाए। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 10 16, क्या 16 भाज्य संख्या है? आप कहोगे कि यस, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है और 3 4 का चला जाता है, 8 का चला जाता है। 26 भाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 13 का भाग चला जाता है। तो ये भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 13 है, ये भी 13 है। 13 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर? 7 गुणा 11 तो इधर बचा, प्लस 1 यहाँ बचा, और बस इतना छोड़ देंगे हम। अब हम लिखेंगे कि चूंकि यह संख्या 13 से विभाजित होती है। देखो 13 गुणा करके ये है ना, यानी 13 से विभाजित होती है। इसीलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि 13 से विभाजित होती है, इससे भी विभाजित होती है, लेकिन 13 थोड़ा आसान है कहना। ओके, अब ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस 5 ये है। तो यहाँ हम वही करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा? 7 6, देखो इसमें से 5 हटा के बाकी सारा लिखना है हमें, क्योंकि वो तो हमने बाहर ले लिया ना। और यहाँ से 5 बाहर ले लिया तो 1 बचा। अब सेम जो यहाँ पर लिखा है वही हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बिल्कुल हमें कॉपी पेस्ट करना है, बस ओनली यहाँ पर क्या अलग होगा कि ये 5 से विभाजित है, ये संख्या 5 से विभाजित है,
इसीलिए यह भाज्य संख्या है। आपको बात समझ आ गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन ये क्वेश्चन है सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है और यहाँ पे हमारे पास है 5 × 7 × 11 + 11। हमें बताना है कि एक भाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे हम? अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। 11 कॉमन ले लेना है। यहाँ क्या बचेगा? +1। समझ गए ना आप? फिर वही है जो हमने पीछे लिखा था कि यह संख्या पीछे 13 से विभाजित हो रही थी, तो यहाँ पर लिखना है हमें 11 से विभाजित। तो चूंकि यह संख्या 11 से विभाजित है, होती है लिखो या है, बात एक ही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम इसे करेंगे। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मसप और लसप ज्ञात कीजिए। मसप होता है HCF, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, और लसप होता है LCM। और मुझे उम्मीद है कि आपके स्कूल के टीचर ने भी इंग्लिश के ही वर्ड LCM और HCF यूज़ किए होंगे, ठीक है ना। तो इनका इंग्लिश में याद रखना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 12 और 15 और इसका हमने निकालना है LCM और HCF। तो देखो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको प्राइम फैक्टर्स में हमें ब्रेक करना है। तो देखो 12 क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 को ब्रेक करके देखेंगे। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो 2 तो है 2 बार और 3 है 1 बार। अब 15 की बात करते हैं। 15 को भी ब्रेक करके देखते हैं। 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो जो 15 हो गया है वो है 3 × 5। अब बात करते हैं मसप महत्तम समापवर्तक, या फिर इंग्लिश में कहें तो HCF, और वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HCF इंग्लिश में कहते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो जब हमें मसप निकालना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब हमें मसप निकालना है तो हम दो बातें देखेंगे। एक तो कॉमन क्या है, दोनों में जो चीज़ होती है वो देखना है हमें, और इसके बाद दोनों में है तो फिर कम घात किसकी है, कम घात वाला कौन सा है। एक तो दोनों में होना चाहिए और कम घात होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आप वहाँ मत लिखना, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है कि दोनों में होना चाहिए और कम घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, देखो 2 तो दोनों में नहीं है ना, 3 दोनों में है। अब 3 की घात दोनों जगह तो वो एक ही है, तो ये 3 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ गए आप बात को। और जब हम बात करते हैं LCM लघुत्तम समापवर्तक, तो जो LCM है उसमें हम लेते हैं सब कुछ और बड़ी घात। ये ध्यान रखना, सब कुछ लेते हैं, कोई मिस नहीं होना चाहिए, और बड़ी घात। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे पहले 2 की बात करते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो वो तो यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फिर बात करते हैं 3 की। 3 की सबसे बड़ी घात वही है, यहाँ पे केवल 3 ही है, 3 की घात 1 कह सकते हैं। उसके बाद है 5 भी ले लिया, कोई और बचा है लेने को। अब आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने ये लिखा है इसमें ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की घात 2 4 होता है, 3 5, 4 3 12 25 60, और ये आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब हमने HCF निकाला था तो हमने यहाँ पर क्या किया था, कॉमन देखा था कि कॉमन क्या है और कम घात क्या है। कम घात का मतलब ये है कि कभी कभार ये होता है ना कि 3 की घात 4 और 3 की घात 2 है, तो फिर हम जब हमें HCF निकालना है तो ये लेते हैं, और LCM निकालना है तो वो बड़ी घात लेते हैं। ये है छोटी घात बड़ी घात का मतलब, ठीक है। अच्छा अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
तो इसके लिए इसको हम यहाँ से पहले तो इरेज करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। वेल, अब हमारे पास है सेकंड पार्ट 20 और 25। तो सबसे पहले इनको तो प्राइम फैक्टर्स में यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो। 2 से 10, फिर 2 से किया 5, 5 से 1, और जो 25 है ये हो जाएगा 5 बचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो जो 20 है देखो ये क्या होगा, 2 की घात 2 आए, देखो यहाँ पर देखो ना, 2 2 बार है और 5 एक बार है, तो ये आएगा। जो 25 है इसमें 5 2 बार है। तो अभी तक हमने क्या किया, इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा है। लेकिन अब हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले मौसा यानी HCF क्या होगा, ये देखो HCF में पहले तो देखते हैं कि कॉमन क्या है जो दोनों में है। तो दोनों में 5 है और छोटी घात किसकी है, इसकी है, तो ये ले लो। तो हमारा ये आंसर आ गया है। LCM में सब कुछ आता है, एक एक करके हम चीज़ों को लेते हैं। पहले 2 देखो, फिर 5 देखो। तो सबसे पहले देखो 2 की घात तो 2 ही है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, तो सबसे बड़ी का तो मतलब ही नहीं होता। हाँ, 5 देखो, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 की सबसे बड़ी घात ये है 2, तो हम ये लेंगे। ठीक है ना, और ये आ गया है 2 की घात 2 यानी 4 और 5 का स्क्वायर यानी 25, तो ये 100 आ गया है। ओके, तो ये HCF है और ये LCM है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ऑलराइट, तो हमारे पास है 28 और 42। ठीक है, तो अगेन पहले इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो जो 28 है ये क्या होगा, देखो 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7 और फिर 7 से किया 1। ओके, आई मीन डिवाइड किया। ओके, अच्छा, इसके बाद है 42। 42 जो है ये 2 से किया तो 21, 3 से किया 7 और 7 से किया 1। ठीक है, तो यहाँ पे 28 जो है वो 2 की पावर में 2 है, 1 2 और फिर 7 बचा। जो 42 है ये है 2 गुणा 3 गुणा 7। अब बात करते हैं HCF की। यहाँ पे जो HCF है उसमें क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं जो दोनों में है और कम घात। अब दोनों में यहाँ पे 2 है, दिख रहा है ना, और 7 भी है। तो 2 दोनों में है, तो इसकी सबसे कम घात कौन सी है, तो देखो यहाँ तो अगर मैं बात करूँ तो ये 2 की घात 2 है और ये 2 की घात केवल 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कम घात की, तो ये कम घात है, तो यानी ये हुआ 2। अब यहाँ देखो तो ये 7 है और ये भी 7 है, तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 दूने 14। अब बात करते हैं LCM की। तो जो LCM है उसमें सब कुछ लेते हैं, एक एक करके चीज़ों को लो। सबसे पहले 2 लीजिए, 2 की बड़ी घात देखो वो 2 है। फिर 3 लीजिए, 3 की बड़ी घात तो 3 तो अकेला ही वहाँ पे है। फिर 7 लीजिए, 7 की बड़ी घात तो दोनों में केवल 7 7 ही है, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सब ले लिया हमने। तो 2 की घात 2 होता है 4 गुणा 3 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 4 3 12 7 84। ठीक है ना, तो ये हो गया है थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। वेल, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 336 और 56। तो यहाँ पे जो 336 है उसको पहले तो ब्रेक करो, तो ये 2 बार चला जाता है बड़े आराम से। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है, तो यानी जो 336 है ये क्या हो गया, 2 की घात 1 2 3 4, 3 और फिर 7। ठीक है, और फिर है 56।
तो देखो 56 ये है, इसको ब्रेक करते हैं। 2 से 28, फिर 2 से किया 14, फिर 2 से किया 7 और फिर 7 से किया 1। तो 2 तो है 3 बार, 1 2 3 और 7। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम लेंगे HCF। तो HCF पहले तो देखो जो दोनों में है कॉमन क्या है, तो देखो 2 दोनों में है, लेकिन छोटी घात जो है वो 3 है, सॉरी। इसके अलावा 7 दोनों में है, तो 2 की घात 3 होता है 8, 7 8 सते 56। अब बात करते हैं LCM की। तो जो LCM है उसमें देखते हैं उसमें सब कुछ लेते हैं, एक एक करके चीज़ों को लो। पहले 2 लो, तो 2 की घात बड़ी घात लेते हैं, ये 4 है। फिर 3 लीजिए, और फिर 7 भी दोनों में है, लेकिन बड़ी घात तो ये तो केवल 7 ही है दोनों में। ठीक है, 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बेसिकली आप नोटिस कर रहे होंगे ये और ये एकदम एक जैसा है। ठीक है, तो चलो फिर भी ये 336 ही रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। और कोई डाउट अगर आपको आता है कभी किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। तो अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स का आंसर ज़रूर करता हूँ। 5th पार्ट हमारे पास है इसका कि 12, 15 और 21। तो इनको अगेन ब्रेक करते हैं। पहले 12, 2 छके 12, 2 तियाँ 6 और 3 कम 3, 15, 3 पचे 15, 5 कम 5 और 21। तो ये हुआ 3 सते 21 और 7 कम 7। तो यानी जो ये 12 है ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, समझ गए ना। 15 हो जाएगा 3 गुणा 5, और जो 21 है ये हो जाएगा 3 गुणे 7। अब HCF की बात करते हैं। तो HCF सब में कॉमन क्या है, जो तीनों में है, तो आप नोटिस करेंगे कि 3 सब में है। अब क्योंकि केवल 3 लिखा है, घात तो कुछ है ही नहीं, तो हम छोटी बड़ी घात तो बोल ही नहीं सकते, तो ये 3 आ जाएगा। अब LCM देखो, तो LCM जैसे मैंने कहा सब कुछ लेते हैं एक एक करके। पहले 2 लीजिए, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी, यहाँ ये 2 है। फिर लो 3, 3 की सबसे बड़ी घात तो ये तो 3 ही है। फिर लो 5, तो 5 की सबसे बड़ी घात ये केवल 5 ही है। फिर लीजिए 7, 7 की घात भी ये केवल 7 का 7 ही है। और ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 5 7, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 25 60, 6 7 42, यानी 420। और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और अब हमारे पास है ये लास्ट पार्ट। तो ओके, नाउ वी हैव दिस 6th पार्ट। 10, 20 और 30। तो एक एक करके इनको पहले तो ब्रेक करेंगे हम। 10 होता है 2 पचे 10 और 5 कम 5। ठीक है, ये सारा आपने लिखना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से शो करना होता है आपको। फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1। अब ये 30 है, 2 से डिवाइड किया तो 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पे जो 10 है वो तो हो जाएगा 2 गुणे 5। जो 20 है ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5। और जो 30 है ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। समझ गए ना। तो जो HCF है वो क्या होगा, तो यहाँ पे HCF में मैंने क्या बताया था, जो सब में होता है, आई मीन कॉमन क्या है तीनों में, जो है तीनों में हमारे पास देखो कॉमन जो है वो 2 है, और सबसे छोटी घात 2 ही है, मतलब केवल यही है। ठीक है ना। इसके बाद 5 तीनों में है, आप नोटिस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 दूने हो गया 10। LCM की बात करते हैं तो यहाँ पे LCM में एक एक करके चीज़ों को लेते हैं और बड़ी घात लेते हैं। तो सबसे पहले 2 लो, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये हो गया। फिर लीजिए 3, तो 3 का तो 3 है, और 5 की सबसे बड़ी घात वो भी यही है, तो 2 दूने 4,
गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12 25 60 और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि म स प और ल स प बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा म स प निकालना है, ल स प निकालना है और फिर दोनों संख्याओं को फिर हमें ये सत्यापित करना है। ठीक है ना। तो कैसे करना है ये अभी आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये है 96 और 120। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ यानी म स प और ल स प निकालो। तो जो 96 है वो क्या होता है, 2 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से 12, 6 3 1, यानी जो 96 है वो होता है 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणा 6। और जो 120 है ये होता है, देखो 120 2 से किया 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से किया 5 और 5 से किया 1, यानी 2 है 3 बार, फिर 3 है और फिर 5 है। तो यहाँ पे जो HCF है म स प वो क्या है, तो वो कॉमन देखते हैं हम दोनों में। कॉमन जो है, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन और छोटी घात, तो 2 दोनों में है और छोटी पावर है 2 की घात 3, 3 दोनों में है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम एक एक करके सारे लेते हैं हम। पहले 2 लीजिए, 2 की सबसे बड़ी घात 5 है, फिर 3 और फिर 5, हो गए सारे कवर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 32 गुणा 3 गुणा 5 और ये आ जाएगा 480। इतना समझ आ गया। अब हमने इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए मैं यहीं पे उसको करता हूँ। देखो, तो यहाँ पे जो म स प यानी HCF गुणा ल स प यानी जो LCM है, ये बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब HCF क्या है, यहाँ पे 24 निकला ना हमारा, LCM 480। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या है ये और दूसरी संख्या है ये 120। तो अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करो और देखो क्या ये बराबर हो रहे हैं। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 8 192 का 2 19, 24 को 96 96 115 और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 0 12 6 के 72 का 2 7 12 9 108 115। यस, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये सत्यापित हो चुका है। ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि सत्यापित हो चुका है। सत्यापित हो चुका है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हेंस वेरीफाइड और या केवल वेरीफाइड। ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, वेल अब यहाँ पे है 16 और 20 और अभी तक आप समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो ये छोटा नंबर है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो इसका एचसीएफ है ये है 4 और जो एलसीएम है ये है 80।
बस हम यहाँ पे सत्यापन करेंगे। तो HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF 4 है, LCM 80 है, और पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 20। इसका गुणा करेंगे तो 320 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो भी 320 आएगा, यानी ये सत्यापित हो चुका है, सत्यापित हो चुका है। समझ गए ना आप? ओके। तो मेन है HCF और LCM निकालो और इस तरह से रख दो। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, और 396, 1080। तो सबसे पहले बात करते हैं 396 की। तो इसको पहले ब्रेक करेंगे हम, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, दोनों में 18, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 99, 3 से किया 33, 3 से करेंगे 11, और 11 से करेंगे एक बार। तो 2 तो 2 बार है, 3 भी 2 बार है, और 11। अच्छा, दूसरा है 1080। 2 से किया तो यह आ जाएगा 540। फिर 2 से किया तो यह आ जाएगा 270। फिर 2 से करेंगे तो 135, और फिर 3 से जा रहा है, 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 45। 3 चौको 12, और 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो 15। फिर 3 से किया 5, और फिर 5 से किया 1। तो यानी जो 1080 है, ये 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? तो ये भी 3 बार है, और 5 एक बार है, ये हो गया। तो जो इसका HCF है वो क्या हो जाएगा? तो कॉमन होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए। तो 2 की घात 2, और ये 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9, 9 चौको 36। और जो LCM है ये बड़ी पावर होनी चाहिए, और सब लेते हैं एक एक करके। 2 लो पहले, 2 की घात बड़ी 3 है, फिर 3 लेते हैं, इसकी बड़ी घात 3 है, फिर 5, और फिर 11। सब ले लिया हमने, कोई बचा नहीं बचा। तो ये है 8, 3 की घात 3 होता है 27, 5 गुणा 11, और ये आ जाएगा हिसाब किताब करके 8 पंच 40, और 40 गुणा 27 होता है 108, और 108 गुणा 11 तो 108, 118, और ये ज़ीरो लग जाएगा। तो ये आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा HCF आ गया है, और ये हमारा LCM आ गया है। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे कि HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं सीधे गुणनफल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, HCF क्या निकला हमारा? 36, और ये है ये गुणनफल, यानी पहली संख्या है 396 और दूसरी संख्या है 1080। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मैंने भी मल्टीप्लाई किया, और ये आएगा, और इधर वाला भी सेम आएगा। तो ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है ना। ओके, अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका। और आई नो वेल थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, बट अगेन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो इसका। एक 144, 192। तो सबसे पहले इनको तो हमें ब्रेक करना है।
144 और 192। तो देखो 144 क्या होता है, 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, 3 3 और ये आ गया है। ठीक है, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। जो 192 है वो 2 से करेंगे हम तो होगा 96, फिर 2 से करेंगे 48, फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है और 3। ठीक है ना। तो जो इसका HCF होगा वो क्या है, HCF यानी कॉमन होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए, तो ये है। और यहाँ 3 में 3 है, तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 48, ये तो आ गया HCF। LCM एक एक करके सभी लेते हैं, वो भी बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर है 6, 3 की बड़ी पावर है 2, तो ये आ जाएगा 2 दूने 64, 9, 9 चौके 36 का 6 3, 9 छके 54, 3 57। ठीक है ना, ये समझ आ गया। ओके, अब हम सत्यापन करेंगे यहाँ पे। तो HCF इंटू LCM इंटू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो HCF आया 48, LCM 576, और पहली संख्या है 144, दूसरी संख्या है 192। आप इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, और वो आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 27648, और ये भी 27648। तो ये सत्यापित हो चुका है। ठीक है ना। वेल, अब हमारे पास है 5th पार्ट इसका। 5th पार्ट ऑब्वियसली जैसे आप क्वेश्चन को ही देख रहे होंगे, तो इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो 5th पार्ट जो है, तो पहले तो इनको ब्रेक करना है, 1152 एंड 1664। ओके, तो ये हो जाएगा 1152। तो पहले 2 से डिवाइड किया, 2 बचे 10, 2 सते 14, 2 छके 12, फिर 2 से किया, 2 दूने 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से किया 144, फिर 2 से किया 72, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और 3 से किया 1, ये आ गया है। तो यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और 3 हमारा 2 बार आया। अब बात करते हैं 1664 की। 1664, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 832, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 416, फिर 2 से करेंगे तो 208, फिर 2 से करेंगे 104, फिर 2 से करेंगे तो 52, फिर 2 से करेंगे 26, फिर 2 से किया 13, और फिर 13 से किया 1। ओके, तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो 2 है वो 7 बार है, और मल्टीप्लाइड बाई 13 ये है। ठीक है। अच्छा, अब HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होगा, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए और कम पावर होनी चाहिए। तो 2 की घात 7 तो दोनों में ही है, और ये आ जाएगा 128। अब बात करते हैं LCM की। LCM में एक एक करके सभी को लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 2 की घात 2 को, तो 2 की घात 7 बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, 3 जो है इसकी बड़ी पावर तो यही है, और 13, तो ये हो जाएगा 128 गुणा 9 गुणा 13, और ये जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और ये आ जाएगा
14976। ओके, अब हम इसको करेंगे सत्यापित। तो यहाँ पे सत्यापन कैसे करते हैं? HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF जो है इसका ये है 128, LCM 14976 और दो संख्याएं यानी ये दोनों संख्याएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1152 इंटू 1664 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 19। आप आराम से मल्टीप्लाई कर लेना इसका, मैंने भी किया है इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ये, और ये सत्यापित हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका लास्ट पार्ट है 330 और 440। तो यहाँ पर इनको अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक करेंगे। तो 330 क्या होता है, तो ये पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 165, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर ये 5 से जाएगा तो 11 और 11 से जाएगा तो 1, ठीक है। 440, ये 2 से जाएगा 220, फिर 2 से जाएगा 110, फिर 2 से जाएगा 55, फिर 5 से जाएगा 11 और 11 से जाएगा तो 1। तो 330 है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 और 440 है 2 की घात 3 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है, समझ गए आप। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF के लिए देखते हैं कॉमन दोनों में 2 है और छोटी पावर 2 ही है, ये है। 5 दोनों में है और 11 दोनों में है, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 110। LCM की बात करते हैं तो वो एक एक करके सब लेते हैं, पहले 2 लो, उसकी सबसे बड़ी घात 3 है, फिर 5 और फिर 11। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 और कोई मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे। वेल 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 और 3 मिसिंग है, सॉरी, यस 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 यस। तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 11 आएगा, तो ये है 8, 8 5 40, 40, 120, 120 ये आ गया है। ओके, ये LCM आ गया है। अब इसका हम सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF है 110 और LCM है 1320। संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या है 330 और दूसरी है 440। तो ये गुणा करके आएगा 0 0, 11 दूने 22 का 2, हासिल 2, 11 3 33, 33 2 35 का 5, 3 11 कम 11 और 3 14। और राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा 145,200, ठीक है ना। तो ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे, यानी इसका सत्यापन हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वेल नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का मौसा प यानी जो HCF है वो है 145 और जो LCM है ये है, ठीक है ना। पहली संख्या यदि, तो पहली संख्या को हम P नाम दे देते हैं और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जो HCF इंटू LCM होता है, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी P इंटू Q। तो अगर हमें Q निकालना है तो HCF इंटू LCM के नीचे हम P
पी लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी 145 गुणा 2175 डिवाइडेड बाई 435, तो ये कटता है 3 बार और ये आ जाएगा 3 सते 21 और ये आ जाएगा हमारा आंसर, और ये है दूसरी संख्या। अंडरस्टैंड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का मौसप और लौसप क्रमशः ये है, यानी संख्याओं का जो HCF है वो 18, जो LCM है वो है 720। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF है 18, LCM है 720 और ये आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों, मैं केवल गुणनफल लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसीलिए जो गुणनफल है वो हो जाएगा 0, 18 दूने 36 का 6 हासिल 3 और 18 सते 126, 129, 129, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मौसप 20 और लौसप 630 है? कारण बताइए। ओके, तो यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मौसप यानी HCF होता है वो लौसप यानी LCM का एक गुणनखंड होता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो HCF होता है वो LCM का गुणनखंड होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि 12 और 15 है तो आप जानते हैं कि जो इनका HCF होगा वो होगा 3 और जो LCM होगा वो होगा 60। तो आप जानते हैं कि जो 3 है ये 60 का गुणनखंड होता है ना। तो ये है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो HCF LCM का एक गुणनखंड होता है। तो अब हम देखेंगे चूंकि जो 20 है वो 630 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। कैसे पता चला? भाग दे के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि 20 तियां 60, ठीक है, 20 से कम 20, ये शेष 10 बच गया है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड के लिए पूरा कटना होता है, ठीक है। तो इसीलिए HCF 20 और LCM 630 संभव नहीं है। गॉट इट? समझ आ गया ना? बहुत सिंपल था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया है LCM। अब जो दो नंबर हैं वो ये हैं, ठीक है। तो जो LCM है वो तो है ये, जो मौसप यानी HCF है वो है, और वो हमें निकालना है। ओके, जो पहली संख्या है वो है मतलब जो संख्याएं हैं, चलो केवल संख्याएं लिख देते हैं, ठीक है, PQ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो जो संख्याएं हैं ये हैं 252 और 594। तो आप जानते हैं कि HCF गुणा LCM ये होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल।
तो HCF तो खैर हमें निकालना है, जो LCM है ये नीचे चला जाएगा, तो यानी नीचे चला जाएगा यानी गुणनफल जो है ये ऊपर आ जाएगा और LCM नीचे चला, या तो एक काम करो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सीधे से, HCF इंटू LCM है 8316 और जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा, ये और ये। तो जो HCF है वो हो जाएगा 252 इंटू 594 अपॉन 8316। यहाँ पे हमें इनको काटना है तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे 4 से कट रहा है ये, 4 छके 24, 4 तियाँ 12 और ये 4 से कट रहा है 4 दूने 8 और 0, 4 सते 28, 4 नम 36। ओके, इसके बाद जो ये कट रहा है ये 3 से कट रहा है, तो 3 छके 18 और 2 7, 3 नम 27, 3 तिया 9 और ये 3 से कटेगा ये, ठीक है। और अब फिर 3 से 7 बार जा रहा है और ये 3 से जा रहा है, 3 दूने 6, 3 तिया 9 ये, और ये अब जो है 7 से कट रहा है, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 33 आ गया। 3 से ये कटेगा 11 बार और 3 से ये कटेगा 3 ही कम 3, 3 नम 27, 3 8 24 और 11 से ये कटेगा 11 कम 11 ये, यानी आंसर 18 आ गया है। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का LCM क्या है, 192। उनका जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल ये है 3072 और हमें निकालना है मौसप यानी HCF। तो सिंपल है, सेम फॉर्मूला कि LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM है 192, HCF हमें निकालना है और गुणनफल है ये, तो HCF हो जाएगा 3072 डिवाइडेड बाई 192, ठीक है। अब थोड़ा कैंसिलेशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कैंसिल कैसे किया आपने, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में परफॉर्म कर रहा हूँ। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अठे दोनों में 18, 2 छके 12 और ये आ जाएगा 15 36। फिर 2 से किया तो ये 48 हो गया, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से किया 24, ये आ गया। फिर 2 से किया ये 12 और ये आ गया। फिर 2 से किया 6 और ये हो गया 96। अब ये 6 से पूरा भाग दे सकते हैं हम, तो 6 कम 6, 6 छके 36, 16 आ गया और ये हमारा आंसर है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 6 पावर n, तो जो 6 पावर n है ये होता है 2 गुणा 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या को 0 पर, यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे मान लो 20 है, इसमें 0 है ना, तो जब भी 0 होता है तो इसका मतलब 2 और 5 वहाँ होने ज़रूरी हैं। 2 और 5 अगर दोनों नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल 2 या केवल 5 हों, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करके 10 आता है और 0 मिल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो हम ये लिखेंगे, इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
लिए उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ओके। अब जो मैथ्स की एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, एक मूलभूत प्रमेय जो है गणित की, मूलभूत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो यहाँ पर ये है, यानी 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की घात n है, इसके 5, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। इसीलिए यह संख्या, इसीलिए 6 की पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे आवश्यक है कि ये जो बेसिक, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथ से मूलभूत जो इसकी प्रमेय है, वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो, आपको पता है कि जो 6 होता है 2 गुणा 3 होता है, उसकी पावर n है। हम कुछ भी कर लें, n की जगह पे कुछ भी रख दें, यहाँ पे 5 कभी नहीं आ सकता। यानी 5 भी एक अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर अभी हैं 2 और 3, हमेशा और हमेशा यही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। यही ये जो गणित की मूल प्रमेय है, यही है। बात समझ आ गई? तो इसमें कभी भी 5 नहीं आएगा, ये है इसका मतलब। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये सब आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास कभी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर ये लिखा है, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की घात n का अंत 0 पर हो सकता है। तो देखो, 4 की पावर n होता है 2 गुणा 2 और इसकी घात n। अब आप जानते हैं कि 0 का से अंत होने के लिए 2 और 5 होने आवश्यक हैं। पिछले क्वेश्चन में सारा मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, तो आपको भी यही यहाँ पे लिखना है कि जो गणित की मूलभूत प्रमेय है उसके अनुसार जो 0 है, आप आराम से डिटेल में लिख देना कि 0 के लिए हमें 2 और 5 चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पर जो गणित की मूलभूत प्रमेय है उसके अनुसार जो 4 की घात n है, इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड कभी भी 5 नहीं हो सकता है, का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इसीलिए जो 4 की घात n है ये 0 से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में लिख देना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 63 मीटर, 42 मीटर और 35 मीटर है को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तो बेसिकली जो लकड़ी है उसका एक लकड़ी उसकी लंबाई 63 है, एक की 42 और एक की 35 है। हमने उनको काटना है समान लंबाई के, लेकिन लंबाई अधिकतम होनी चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा सिंपली ये होगा HCF। किस किस का HCF? 63, 42 और 35। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें इसके एक्चुअली दो आंसर निकालने हैं ना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो पहले तो हम लिखेंगे अधिकतम संभव लंबाई।
अधिकतम संभव लंबाई ये होगी। इसके लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा 63, 42 और 35 का, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इनका HCF निकालते हैं। तो जो 63 होता है ये होता है 3 की घात 2 गुणा 7। आपको पता है ना कि क्या करना होता है इसके लिए, तो वो ध्यान रखना आप कि ये 3 से गया, फिर 21 आया, फिर 3 से गया 7, फिर 7 से किया 1, इस तरह से। जो 42 है ये हो जाएगा, पहले 2 से किया, फिर 21, फिर 3, फिर 7, और उसके बाद 35 है। तो 35 होता है 5 गुणा 7। तो जो इनका HCF है, इनका जो HCF है वो सब में कॉमन क्या है, 7 सब में कॉमन है, तो HCF 7 आ गया है। तो ये हो गया 7 मीटर। तो ये एक आंसर तो हमारा आ गया है कि जो तख्ते होंगे उनकी अधिकतम संभव लंबाई होगी 7 मीटर। केवल हमने क्या किया, HCF निकाला, सिंपल है। अब इस प्रकार के कितने तख्ते बनेंगे, तो कुल तख्ते कितने हो जाएंगे। तो जो कुल तख्ते हैं, देखो एक तो हमारे पास 63 मीटर का तख्ता था, उसके हमने, तो कुल तख्तों के लिए हम क्या करेंगे, देखो 63 मीटर से बने तख्ते कितने, 63 को 7 से भाग दे देंगे और यह आ जाएगा 9। जो 42 मीटर है उससे कितने तख्ते बनेंगे, तो 42 को 7 से भाग दे देंगे 6। और जो 35 मीटर है उससे कितने तख्ते बनेंगे, तो 35 में 7 का भाग दे देंगे, यह आ जाएगा 5। तो कुल तख्ते कितने हो जाएंगे, कुल तख्ते हो जाएंगे 9 + 6 + 5, तो 9 6 15 और 5 20, और ये हमारा आंसर आ गया है। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 हौजों में एक में इतना पानी है और दूसरे में इतना पानी है, एक बर्तन की महत्तम धारिता क्या होगी, दोनों हौज के पानी को तथ्य संख्यात्मक मान में पूर्णतया माप सके। कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा बर्तन लेना है कि वो इस सभी हौज के पानी को निकाल दे, लेकिन कुछ पानी एक्स्ट्रा ना बचे। ऐसा नहीं कि हम आधा बर्तन निकाल लें, पूरे बर्तन निकलने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक ये 15 लीटर का बर्तन है और ये 20 लीटर का है, तो हम 5 लीटर का एक ऐसा बर्तन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 लीटर से मैं इसको खाली करूँगा तो भी पूरे 3 बार जाएगा, और इसको खाली करूँगा तो पूरे 4 बार खाली होगा। ये नहीं कि आधा बर्तन मेरा बच रहा है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसीलिए महत्तम बर्तन की महत्तम धारिता ये हो जाएगा HCF, यानी मसप किस किस का, 735 और 504 का। तो अब इनका मसप निकालना है। तो देखो तरीका वही है, अब आज जो गुणनखंड विधि, ये ध्यान रखना। तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखो 735 को ब्रेक करते हैं तो 5 से जाएगा, ये 5 × 5, 5 × 20, 5 × 9 = 45, 1 मिनट, 5 × 5 2 3, 5 × 20 3 5, 5 × 7 = 35, फिर 3 से जाएगा 49, फिर 7 से और फिर 7 से, तो यानी ये हो जाएगा 3 × 5 × 7 की घात 2, और 504 जो है 2 से किया 25, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से और फिर 7 से, तो 504 हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 7, ठीक है ना। तो अब जो है इसका HCF क्या होगा, तो HCF के लिए हम कॉमन देखते हैं, कॉमन दोनों में है 3
छोटी घात लेते हैं तो 3 लेंगे हम, और ये भी दोनों में है 7, तो ये 7 या 21 आ गया। तो इसलिए बर्तन की महत्तम धारिता ये हो जाएगी 21 लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लीटर में लिखा गया है। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 720 किलोमीटर है। 3 साइकिलिस्ट एक साथ प्रारंभ करते हैं। एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर मैदान के चारों ओर चलते हैं। वे दोबारा कब मिलेंगे? अच्छा, ओके। तो देखो, दोबारा मिलने के लिए हमें पहले दोनों का टाइम चाहिए कि एक चक्कर लगाने में उन्हें कितना समय लगता है। तो देखो, तो माना कि साइकिलिस्ट ए बी सी हैं। साइकिलिस्ट एक ए है, दूसरा मिस्टर बी है और तीसरे मिस्टर सी हैं। उनका नाम ये है, ठीक है ना। ए को चक्कर पूरा करने में लिया गया समय या यहाँ पे हम कह सकते हैं लगा समय। तो देखो, टोटल 720 किलोमीटर है और एक दिन में चलते हैं ये 48 किलोमीटर। तो अगर हम इसको भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 24 दूने 48, 24 तियाँ 72, ये आ जाएगा 15 दिन। तो यानी जो ए है उसको 15 दिन लगते हैं पूरा चक्कर लगाने में। अब बी की बात करते हैं कि बी को कितने दिन लगते हैं चक्कर लगाने में। तो 720/60 और ये हो जाएगा 12 दिन। और सी को कितने दिन लगते हैं चक्कर लगाने में? तो 720 टोटल है, एक दिन में चलता है वो 72, तो यानी उसको लगते हैं 10 दिन। तो अब वो कितने दिन बाद मिलेंगे? तो वे मिलेंगे बराबर, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, 15, 12 और 10, इतने दिन बाद। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालो और ये आपको खुद करना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इनका एलसीएम आएगा 60, तो 60 दिन में वो दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये आपको स्वयं करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्याओं को लिखिए। तो देखो, ये गुणनखंड वृक्ष है। तो देखो, हम लिखना शुरू करेंगे जहाँ से सबसे इजी हमें लगेगा। तो यहाँ पर जो है, देखो, गुणनखंड वृक्ष ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैं लिखूँ 100, तो 100 को मैं कर दूँ ये 2 और ये 50, फिर ये 50 है, इसको मैं कर दूँ 2 और 25, फिर ये 25 है, इसको मैं 5 और 5, ये गुणनखंड वृक्ष हो गया, ठीक है ना। इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो आसान तरीका ये है कि पीछे से देखना शुरू करो। ये है 7 और 13, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 13 7 91, तो यहाँ पर आएगा 91। ओके, 91 है ये। फिर यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 45, 455। अच्छा, अब इसके बाद और ऊपर जाएंगे हम, इनका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये आ जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 39 40, ठीक है ना। तो ये संख्या है, तो यानी यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर जो है वो ये नंबर है और इस तरह से है। समझ गए आप? तो ये है इनको करने का प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट वाज़ वेरी सिंपल। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 24, 15 और 36 से पूर्णतया विभाज्य है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 24, 15 और
36 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या पहले तो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे और वो होता है इनका एलसीएम 24, 15 और 36 का। अब देखो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो जो 24 है ये क्या होता है, 2 से किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1, ठीक है ना। फिर 15 है 3 पचे 15, 5 एकम 5, और 36 है 2 से किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से किया 3 और 3 से किया 1। तो हमारे पास जो 24 है ये है 2 की घात 3 गुणा 3, फिर है 15 ये है 3 गुणा 5, और फिर है 36 ये है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो जो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम में हम सभी लेते हैं। जैसे 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात 3 है यहाँ पे, फिर 3 है, इसकी सबसे बड़ी घात है 2, फिर है 5। तो यह आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 पंजे 40, 9 चौके 36, 360। 360 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है, लेकिन हमें चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दो। अब हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 360 से। 99999 को 360 से डिवाइड करेंगे हम, तो 36 दूने 72, ये आया 972, ये आ जाएगा। वेल अब ये जाएगा 8 बार जाएगा, ये 8 बार ट्राई करते हैं। 8 0, 8 छके 48 का 8, 4 8 3 24, नहीं 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 7 बार करके। 7 0, 7 छके 42 का 2, 4 7 21 और 4 25। अब ठीक है 972, और यहाँ पे 9 एक और आ गया। अब इसको भाग देंगे तो फिर से ये 7 बार जाएगा। 2 5 7 2 5 2 0, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो ये 9 है, ये 7 है, और ये आएगा 279। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हम ये जो शेषफल आए इसको माइनस कर देंगे। 279, तो ये हो गया 0, ये है 2799। तो देयरफॉर 24, 15 और 36 से विभाजित होने वाली पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये क्या है, 99720, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके वेल, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। अच्छे से आप इस वीडियो पे व्यूज़ लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।